नमस्कार मित्रों, राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उष्ण मरुस्थल का मानव जीवन और उसमें विशेष रूप से हम आज चर्चा करेंगे बुशमैन जनजाति की। बड़ा महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से ये अपना टॉपिक है आज का, बुशमैन से संबंधित। आज हम उष्ण मरुस्थल के बुशमैन के बारे में पढ़ेंगे। आपने बुशमैन का नाम सुना होगा और जैसे ही बुशमैन का नाम हम लेते हैं तो कालाहारी मरुस्थल का नाम भी स्वतः ही आपके दिमाग में आ जाता है। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप जो है, उस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक दक्षिणी अफ्रीका नाम का देश है और उससे लगता हुआ सबसे दक्षिणतम भाग में जो है वह दक्षिणी अफ्रीका देश। और जैसे कि आपने क्रिकेट की टीम का नाम सुना हो तो साउथ अफ्रीका की जो टीम है क्रिकेट की, उससे उसको जाना जाता है साउथ अफ्रीका को। और दूसरा उसको जानने का है कि महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिणी अफ्रीका का संबंध काफ़ी रहा है। वहाँ उन्होंने जो अपने सत्याग्रह के प्रयोग वगैरह काफ़ी कुछ किए थे और काफ़ी कुछ आंदोलन उन्होंने वहाँ श्वेत और उसके लिए चलाए थे। उसके संदर्भ में भी हम दक्षिणी अफ्रीका को जानते हैं। उससे सीमा लगती हुई ही अन्य दो देश हैं, उनका भी मैं जिक्र करूंगा। एक बोत्सवाना और एक नामीबिया, दो और कंट्री हैं जिनकी सीमाएं भी उसी साउथ अफ्रीका से लगती हैं। तो विशेषकर ये जो तीन जो कंट्री जिनका अभी मैंने आपको जिक्र किया है, ये कालाहारी डेजर्ट इन तीनों में कुछ मान सकते हैं कमोबेश रूप से। सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करता है ये बोत्सवाना का है, फिर साउथ अफ्रीका का कुछ पार्ट और नामीबिया का कुछ पार्ट जो है इसी कालाहारी डेजर्ट वाले जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। तो बहुत कम एरिया है नामीबिया का, लेकिन बोत्सवाना और दक्षिणी अफ्रीका का जो क्षेत्र है उसका ज़्यादातर क्षेत्र आता है। और आप इसको यहाँ इसमें देख सकते हो कि आपको ये जो कालाहारी डेजर्ट लिखा हुआ दिख रहा है, आप इसको यहाँ देख सकते हो कालाहारी डेजर्ट को। तो ये आपको इसमें कुछ ऊपर की ओर थोड़ा सा आप ध्यान से देखो कि इसमें ओक्वांगो दिखा हुआ है, ओक्वांगो स्वैम्प्स लिखा हुआ है। ये ओकावांगो जो दलदली क्षेत्र है, ये ओक्वांगो, यहाँ ओकावांगो नदी भी है और उसके नीचे लेक नगामी है, ये नगामी झील है यहाँ। तो ये इस प्रकार से दलदल है। उसके ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी ये जाम्बेजी नदी है जो दिखाई दे रही है। जाम्बेजी की कुछ सहायक नदियाँ हैं, ये इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। विक्टोरिया जल प्रताप भी यहाँ लिखा हुआ, ये ऊपर है उससे काफ़ी अधिक, लेकिन ये तो जो अन्य इसके उत्तर में उनका हम जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ ये लिम्पापो नदी आपको दिख रही है, दक्षिण में अगर आप आते हो तो ऑरेंज नदी है। और इस प्रकार से आपको ये कालाहारी डेजर्ट के बारे में भूमिका आपको दिख रही कि इसकी स्थिति जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें कहाँ है। अफ्रीका महाद्वीप के जो निवासी हैं यहाँ के इस कालाहारी मरुस्थल के निवासी हैं, वे बुशमैन के नाम से जाने जाते हैं। और इनको जो बुशमैन नाम जो है ये डच लोगों ने 17वीं शताब्दी के आसपास दिया था। डच लोगों के द्वारा दिया गया है ये नाम है इनको बुशमैन। बुशमैन को सान के नाम से भी जाना जाता है, यानी बुशमैन जो जनजाति है उसको सान के नाम से भी जानते हैं। बुशमैन का नाम आते ही दिमाग में कालाहारी मरुस्थल आ जाता है और बुशमैन का नाम आते ही आखेटक आ जाते हैं, यानी बुशमैन बड़े कुशल आखेटक हैं और आखेट ही इनकी जीविका का मुख्य आधार है। इनका निवास क्षेत्र मैंने जैसे कि आपको बताया, प्रमुख रूप से जो इनका निवास क्षेत्र जो है उसको यहाँ आप देख सकते हो। इसमें इसके माध्यम से भी आप इसमें जो लिखा हुआ उसको देख सकते हो कि दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जाति के आखेटक रहते हैं, यानी इस आखेटक तो इसके नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। और कुछ शताब्दियों पूर्व ये लोग अधिक विस्तृत भू क्षेत्र में निवास करते थे, लेकिन आस पड़ोस की या इनके उत्तरी भागों की रहने वाली जो खेतीहर जातियाँ थी, जिसमें कि अन्य जनजातियाँ जैसे कि बांटू हैं, निग्रो हैं आदि कुछ कृषक जातियाँ थी, तो इन लोगों ने इनके क्षेत्र को सीमित कर दिया। ये लोग धीरे धीरे अपने संकुचित होते गए, अपने दक्षिण भाग में आते गए और कालाहारी का जो वर्तमान क्षेत्र बचा हुआ उसी में ये संकुचित होकर रह गए हैं।
तो बांटू, निग्रो और हॉटेंटोट जातियों ने इनको ज़्यादा प्रताड़ित किया और उसके कारण से ये धीरे धीरे मतलब इनके क्षेत्रों पे वो आक्रमण करते गए, खेती के क्षेत्रों को अपने को विस्तार करते गए और ये बहुत कम क्षेत्र में सिकुड़ के रह गए। और विश्व में वर्तमान में अगर देखा जाए तो इनकी जनसंख्या जो है वो ज़्यादा नहीं है, केवल 10,000 के आसपास इनकी जनसंख्या बताई जाती है। अच्छा, अक्षांशीय दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के लगभग 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है, जिसको हम बेचवाना लैंड कहते हैं, उस क्षेत्र में इनका प्रमुख रूप से ये क्षेत्र इनका है। और भौगोलिक दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया कि ओकवांगो नदी और नगामी झील के जो दलदली क्षेत्र है, उसके नीचे वाले भाग में, वहाँ से लेकर के उसके दक्षिण वाले भाग की ओर एक तरफ इनके जो देखते हैं हम लिम्पापो नदी तथा नोसोब नदी भी है, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें ये प्रमुख रूप से निवास करते हैं। सामान्यतः ये मरुस्थलीय क्षेत्र है और यत्र तत्र पथरीला और कुछ बालू क्षेत्र यहाँ देखने को मिलता है। इस क्षेत्र की जो उच्चावचीय दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो 300-400 मीटर उच्चावच यहाँ का ज़्यादा मिलता है। और सुदूर अगर हम नज़र फैलाते हैं तो इसके काफ़ी अधिक पूर्वी और पश्चिमी जो भाग हैं वे पर्वतीय क्षेत्र यहाँ देखने को हमें मिलते हैं। इस प्रदेश की जो जलवायु है, देखो मरुस्थलीय है, इसलिए स्वाभाविक है कि जलवायु है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। तो अच्छा, एक बात यह है कि अपन राजस्थान का जो डेजर्ट है या उसकी जो जलवायु है उसको बड़े आसानी से हम उसकी कंपैरिजन करके इसको समझ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान का जो मरुस्थल है, वैसे हमारी जलवायु का अधिकांश भाग मरुस्थलीय ही है। हम भीलवाड़ा में जहाँ भी रह रहे हैं वो भी एक प्रकार से डेजर्ट प्रकार की स्थिति है, लेकिन डेजर्ट में थोड़ी कम, यानी कि हम उसको अर्धशुष्क लगभग समझ सकते हैं। और जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वहाँ दशाएं हमारी इस भीलवाड़ा की बजाय थोड़ी ज़्यादा चरम देखने को मिलती हैं, इससे भी कठोर दशाएं वहाँ जलवायु की देखने को मिलती हैं, जैसा कि अपने पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ जो कालाहारी जो मरुस्थल है वहाँ की जलवायु उष्ण मरुस्थलीय प्रकार की है। तापमान वर्ष भर प्राय वहाँ ऊंचाई रहता है, परंतु रात्रि के समय, वैसे भी अपने मरुस्थलीय क्षेत्रों में रात्रि के समय तापमान बहुत अधिक गिर जाता है, जिसका स्वाभाविक सा कारण है कि जो पार्थिव ऊर्जा है वो बहुत अधिक मात्रा में लौट जाती है और उसको रोकने के लिए कुछ वहाँ वनस्पति या बादल वगैरह नहीं होते, इसलिए तापमान काफ़ी अधिक रात्रि को गिर जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्यतः रात्रि जो होती हैं वो गर्मी के दिनों में भी ठंडी ही होती हैं और शीतकाल में तो बहुत अधिक ठंडी होती ही होती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वहाँ जो है तापमान लगभग 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड और कई बार ग्रीष्मकाल में इससे भी अधिक गिर जाते हैं। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो कालाहारी मरुस्थल है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके कारण से, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होने के कारण से अपने जहाँ गर्मी पड़ती है, तेज़ गर्मी जून और जुलाई के महीने में देखने को मिलती है, और वहाँ सर्वाधिक जो गर्म जो महीना है वह लगभग जनवरी का है। दिसंबर जनवरी का जो महीना है वह सबसे ज़्यादा वहाँ गर्म महीना रहता है, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में है। ऋतुएं जस्ट विपरीत प्रकार से, अपने जब गर्मी तो वहाँ सर्दी की स्थिति बनती है। बरसात की अगर हम जिक्र करते हैं तो 50 से 90 सेंटीमीटर के आसपास में वहाँ वर्षा होती है। और ये जो बरसात वाला भाग है ये भी कुछ जो दलदली क्षेत्र हैं इनके आसपास में ज़्यादा, और फिर कहीं अगर उनसे दूर अगर जाते हैं तो बरसात की मात्रा थोड़ी बहुत कम हो जाती है। और मैंने बताया था कि कुछ खारे पानी की झीलें भी वहाँ देखने को मिलती हैं, कुछ नमकीन झीलें जिनको खारे पानी की झीलें हैं जिनको अपन प्लाया के नाम से जानते हैं, वो प्लाया भी वहाँ देखने को मिलती हैं। तो कुल मिला के आपके दिमाग में एक पिक्चर कालाहारी मरुस्थल की बैठ गई हो कि बड़ी कठोर दशाएं वातावरण की वहाँ देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि कालाहारी जो मरुस्थल है ये जो जंगली जानवर हैं उनकी दृष्टि से एक प्रकार से संपन्न कहा जा सकता है। काफ़ी अधिक मात्रा में अपने वाले जो डेजर्ट है राजस्थान का उसकी तुलना में वहाँ जो जिस प्रकार के जंगल, कंटीली झाड़ियाँ हैं, और या फिर कुछ उसके उत्तरी भागों में जो ओकवांगो और नगामी झील के आसपास के दलदली क्षेत्र हैं, वहाँ जो वनस्पति वगैरह जो भी है उसके आसपास में जंगली जानवर प्रचुरता से वहाँ देखने को मिलते हैं। और ये जो जंगली जानवर हैं इनमें एक बात ये कि जब शुष्क दशाएं ज़्यादा होती है, अर्थात ग्रीष्मकाल जब
ज़्यादा वहाँ होता है, तो उस समय थोड़ी दिक्कत वाली स्थिति होती है शुष्क काल में। और बाकी बरसात के समय में जो ग्रीष्म काल के ठीक आसपास में जो बरसात का यहाँ काल होता है, उसमें तो फिर भी इन लोगों को शिकार काफ़ी अधिक मिल जाता है। अब हम जो मूल रूप से चर्चा करेंगे इनके आखेट की, क्योंकि ये प्रमुख रूप से जो होते हैं ये बुशमैन आखेटक होते हैं। और ये जो आखेट करते हैं इनमें बड़े से छोटे जानवर सभी का ये आखेट करते हैं। और बुशमैन सर्वहारी होते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। ये मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं। और महिलाएं इनका घरेलू कामकाज जो होती हैं सामान्यतः वो निपटाती है। उसके अलावा छोटे मोटे छिपकली, मेंढक की गिलहरी या कुछ चींटियाँ वगैरह, दीमक वगैरह, इनका शिकार करके ये थोड़ा बहुत कर लेती है। और जो बड़े लेवल के जो शिकार होते हैं, बड़े जानवरों का जो ये शिकार करते हैं, उनका शिकार करने में प्रमुख रूप से इनकी जो पुरुष होते हैं वही शिकार पे जाते हैं। शिकार में प्रमुख रूप से इनका तीर कमान प्रमुख रूप से इनके शिकार का औजार है। शिकार करने में ये लोग क्या करते हैं कि जहरीले जो जहरीले बाणों का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये अपने जो तुरीन में बाण जो लगाते हैं उसकी नोक पे लोहे का एक लोहे की एक पैनी नोक लगाते हैं और उसको विषैले पदार्थ में डुबो करके उसके आगे लगा लेते हैं। जिससे एक तो ये तरीका, दूसरा एक तरीका क्या है कि ये ग्रुप में होते हैं और लाठियों से भी कई बार उसको मार लेते हैं। कई बार ये शिकार करते हैं तो फंदा भी बना लेते हैं। कई बार ये नीचे गड्ढे खोद देते हैं और ऊपर उनकी घास वगैरह जमा देते हैं और फिर एक साथ पशुओं को घेर के उसमें गिरा देते हैं। इस प्रकार से लाठी से कई बार ये दलदली क्षेत्रों में पशुओं को फंसा कर भी उनका शिकार करते हैं। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि शिकार के तरीके में ये समूह में करते हैं और कई बार शिकार के पीछे काफ़ी दूर तक ये शिकार करते करते चले जाते हैं, काफ़ी दूरी तक ये उनके पीछे भागते हैं। अब इन जो क्षेत्र हैं ये इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से जो शिकार इनको मिलते हैं उनमें कुछ बड़े छोटे मैंने सभी बताए थे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इनके जो शिकार हैं, छोटे शिकारों में मैंने आपको बताया कि कीड़े मकोड़े से लेकर के जो मेंढक, कछुए, गिरगिट, छिपकली होती है, ये छोटे मोटे शिकार हैं। बड़े जो शिकार हैं इनके उसमें हम देख सकते हैं कि जेबरा है, जिसे हम जिराफ वगैरह कहते हैं, या फिर छोटे और कुछ जंगली जानवर है जैसे जंगली बकरी है, हिरण है, जंगली भेड़ है, ब्लैक बॉक यहाँ देखने को मिलता है, जेब्रा है, तो ये जरक है, शेर है, जंगली कुत्ते, भेड़िए, ये यहाँ प्रमुख रूप से होते हैं। और ये सभी का ये शिकार कुल मिलाकर के करते हैं। एक ये क्या खाते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए शिकार जो ये करते हैं उनको बहुत अधिक शिकार की आवश्यकता होती है। और जब इनको शिकार प्रचुर मात्रा में मिलता है तो ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। और जब इनके पास शिकार बहुत कम होता है तो ये उसमें कम में भी काम चलाते हैं। सबसे बड़ी ये मुझे लगा इसमें कि बुशमैन की सबसे अपने वातावरण के साथ जो समायोजन इन्होंने किया, ये देखो कि कई बार क्या होता है कि दो व्यक्ति मिलके लगभग एक भेड़ को खा जाते हैं या दो तीन व्यक्ति मिलके खा जाते हैं, बहुत अधिक खाते हैं, ठूस ठूस के खाते हैं जब पर्याप्त मात्रा में वर्षा काल में इनको भोजन मिलता है तो। और जब शुष्क समय में जब भोजन इनको नहीं मिलता है उस समय में ये काफ़ी अधिक भूख को काट के भी अपना काम चला लेते हैं। तो ये इनका एक ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को उन्होंने वातावरण से समायोजित करने का जो उदाहरण है ये देखने को इनका हमें मिलता है। और फल सब्जियों में वगैरह कुछ नहीं, लेकिन यह एक विशेष प्रकार का कोई तरबूज यहाँ देखने को मिलते हैं जिसको तसामा बोलते हैं यहाँ की भाषा में, या तसामा के नाम से तरबूज है। अपने जैसे तरबूज होता है, तरबूज की तरह यहाँ देखने को मिलता है और बड़े चाव से उसको खाते हैं। एक कालाहारी मरुस्थल का जब हम जिक्र करते हैं तो शुतुरमुर्ग का भी हम जिक्र करेंगे। तो शुतुरमुर्ग यहाँ इस कालाहारी डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। शुतुरमुर्ग, उसके अंडे की खोल जो होती है उसको ये अपने जो पानी के भरने के पात्र होते हैं उसके रूप में ये उसको काम में लेते हैं। ध्यान रखना कि शुतुरमुर्ग वह पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है लेकिन काफ़ी तेज़ दौड़ सकता है। और यहाँ इस डेजर्ट में शुतुरमुर्ग इनको यहाँ मिलते हैं। तो उनके अंडों की खोल को, अंडे होते हैं उनको ये काट करके फिर जल के पात्र बना लेते हैं। और शिकार के संदर्भ में हमें जो देखा हमने ये कि सबसे बड़ा इनका महत्वपूर्ण तो यही है कि ये अपने आप को जिस प्रकार से इनके पास भोजन अवेलेबल होता है उसके हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं।
अब हम देखेंगे इनके वस्त्रों के संदर्भ में अगर हम चर्चा करते हैं तो वस्त्र में क्या करते हैं कि ये कुछ ज़्यादा वस्त्र नहीं पहनते हैं, और जो जंगली जानवर होते हैं उनकी जो खाल या जिसको हम चर्म कहते हैं, उस चर्म से बने हुए वस्त्र ये पहन लेते हैं। और विशेष रूप से तो ये अपनी कमर के नीचे के हिस्से में ही उनको काम में लेते हैं, और विशेष रूप से अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए ये उसमें उनका ये काम करते हैं। एक चीज़ और जो पहले से छूट गई वो मैंने को अभी याद आई कि ये जो बुशमैन जनजाति जो है ये नाटे कद के होते हैं सामान्य रूप से, और इनका जो संबंध है वो नेग्रिटो प्रजाति से मिलता है। ये नाटे तो होते हैं, और इनकी जो महिलाएं होती हैं वो और भी इनसे भी थोड़ी कम कद की होती है, वो भी नाटे ही कद की है, लेकिन इनसे भी वो कम कद की होती है, नाटे कद के होते हैं, और इनका संबंध नेग्रिटो प्रजाति से, जैसे कि अभी हमने एस्किमो का जिक्र किया था तो देखा था कि वो मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित हैं। इसी प्रकार से इनका जो संबंध है इनका बुशमैन का, ये नेग्रिटो प्रजाति से देखने को मिलता है। और रंग इनका थोड़ा काला होता है, हाइट इनकी कम होती है, नाटे कद के ये होते हैं। और महिलाएं जो होती हैं वे गठीले रूप में, यानी ये कह सकते हैं कि विशेष रूप से जो नितंब महिलाओं के हैं वे काफ़ी अधिक चर्बी युक्त, हम उनको कह सकते हैं, काफ़ी अधिक थोड़े आवश्यकता से थोड़े ज़्यादा मोटे सामान्य से होते हैं। तो एक विशेष प्रकार का डिल्डोल या शारीरिक लक्षण उनके हमें दिखाई देते हैं। वस्त्रों का मैंने बताया कि काफ़ी कम कपड़े ये पहनते हैं, और उन कपड़ों में भी ये केवल अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए एक ये विशेष प्रकार की मिट्टी का शरीर पे लेप करते हैं, क्योंकि तेज़ गर्मी होती है और तेज़ गर्मी से बचने के लिए ये उससे लेप को लगाते हैं। नहाने का इनके पास सामान्यतः कोई काम नहीं है। अब वहाँ जो कई प्रकार के कीट पतंगे, जो मच्छर वगैरह जिसको हम कह सकते हैं खाने पीने के जानवर, तो इनके शरीर पे उसका असर भी नहीं होता, क्योंकि शरीर पे तो एक मोटा आवरण तो वैसे इनके लेपन करने से बन जाता है, जिससे कि विशेष रूप से इनके मच्छर वगैरह, फिर भी इनको सामान्यतः ये जो काला ज्वर या वगैरह कुछ बीमारियां सामान्यतः इनको होती रहती है, शारीरिक रूप से ये रुग्ण रहते भी हैं, जैसे कि प्रमुख रूप से मलेरिया, काला ज्वर, पेचिस, ये जो बीमारियां हैं या ये इनको सामान्यतः होते रहते हैं बीमारियां, तो ये इनके सामान्य बीमारियां हैं। अब हम देखें इनके निवास स्थान के बारे में थोड़ा सा, अगर हम जिक्र करते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, किस प्रकार के, तो सामान्यतः ये क्या करते हैं कि ये झोंपड़ियाँ, अपने टेंट वगैरह बनाते हैं, और उन्हीं अस्थायी तंबुओं में ये अपना निवास करते हैं। जब कभी सर्दियाँ होती हैं या कुछ विशेष परिस्थिति, इनको मौसम के अनुसार से गुफाओं में भी निवास कर लेते हैं। और रात्रि काल में जब तेज़ सर्दी होती है तो अपने शरीर को ढकने या सर्दी से बचने के लिए ये कंबलों का प्रयोग करते हैं। आजकल तो हालांकि विभिन्न प्रकार के लोगों से संपर्क बढ़ने के कारण इनके पास अपने वाले जो कंबल हैं उनका भी पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी ये अपने परंपरागत जो चर्म से बने हुए कंबल हैं उनका ये प्रयोग वहाँ उस समय करते हैं। निवास स्थान में देखा हमने अच्छा, एक बात और है, इनमें एक अलग चीज़ ये देखने को मिलती है कि सामान्य तो जो प्राचीन समय में मानव के अधिवास थे या आदिवासी मानव थे, उन्होंने अपने जो आवास बनाए थे वो तो पानी वाले क्षेत्र जहाँ जल की उपलब्धता उनको थी वहीं अपने आवास ज़्यादातर बनाए थे। लेकिन बुशमैन की एक ये थोड़ी सी देखने को मिलती है कि सामान्यतः जहाँ जल क्षेत्र होते हैं वहाँ उससे थोड़ा सा दूर हट के ये अपने आवास बनाते हैं। इसका कारण ये है कि जो जल क्षेत्र हैं इस डेजर्ट वाले, भाई देखो मरुस्थलीय क्षेत्र है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में जो जलीय क्षेत्र हैं वहाँ पे जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं, तो अगर उनके आवास भी वहीं होंगे तो जंगली जानवर इनके भय से और डर से वहाँ आएंगे नहीं, इसलिए थोड़ा दूर हट के ये अपने आवास बनाते हैं। और वो जब जंगली जानवर वहाँ पानी वानी पीने के लिए आते हैं तो उस समय ये शिकार करते हैं, समूह के रूप में उसको घेर लेते हैं या उसको ध्यान रखते हैं। एक ये जंगली जानवरों की आवाज़ निकालने में भी बड़े माहिर होते हैं बुशमैन जो होते हैं, ये चीज़ें मैं देखिए। अब थोड़ा सा वस्त्र औजार मैंने इसके बारे में आपको जिक्र करते, परंपरागत औजार होते हैं प्रमुख, जो तीर कमान वगैरह है ये इनका प्रमुख औजार है, या फेंक कर मारने वाले कुछ डंडे लकड़ियाँ जो भी इनके होती हैं, ये पशुओं को जब शिकार करते हैं या पीट लकड़ियों से ये पीटते भी हैं तो इनके पास ये भी होती है। सामाजिक व्यवस्था की अगर हम जिक्र करते हैं इनका, तो ये बड़े थोड़े अंधविश्वासी टाइप के, देखो जितनी भी ज़्यादातर अगर हम देखते हैं जनजातियाँ, ये अंधविश्वास उसमें एक कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है। जादू टोना और भूत प्रेत में ये बहुत ज़्यादा विश्वास ये लोग करते हैं। इनमें ये सामान्यतः देखा ही गया है
ज़्यादातर जो भी हम जनजातियाँ पढ़ेंगे तो ये कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है, कई बार हम पढ़ते हैं तो वही कॉमन हम चीज़ें ये देख सकते हैं और फिर एक किसी विशेष निष्कर्ष के ऊपर भी हम इनके आधार पे जा सकते हैं कि ज़्यादातर इनमें कौन सी चीज़ें कॉमन है। तो परीक्षा दृष्टि से कॉमन चीज़ें अगर आप जिक्र कर देते हो तो थोड़ा सा आप अधिक मार्किंग वहाँ उस समय लेके आ सकते हो कि ये जनजातियों में होती है। अब आपको जैसे आ गई बुशमैन और विशेषता या एस्किमो की लिख दी तो वो तो एक अलग बात हो गई। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखने की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो लगभग जो बुशमैन जनजाति थी उसकी जो महत्वपूर्ण जिक्र करने योग्य जो बातें थी उसका मैंने लगभग जिक्र किया है और मोटे रूप से मैंने आपको ये सब कुछ बताया भी है कि इसमें कौन सी चीज़ें विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। तो आगे वाले वीडियो में अब हम कोई और जो बची हुई जनजातियों के संदर्भ में कुछ रहेगा उसका हम पुनः आगे जिक्र करेंगे। धन्यवाद।